हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है आपकी क्लास 12th की बुक आरोह भाग 2 के तृतीय अध्याय यानी कि तीसरे अध्याय कविता के बहाने के एमसीक्यूज। इस पार्ट में हमारे पास 2 कविताएं दी गई हैं जिसमें हम एक कविता का यहाँ पर आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आए हैं। तो जो कविता है वो है कविता के बहाने। आप इस कविता के जो हमने चैप्टर कविता के बहाने हैं इसके एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले हम आपसे कहेंगे कि आप इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को ज़रूर एक बार देख लें ताकि आपके लिए ये एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप एक बार चैप्टर पढ़ लेंगे तब एमसीक्यू सॉल्व करना आपके लिए उतना ही इजी हो जाएगा और आपके दिमाग में चैप्टर्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, आंसर, सब कुछ अच्छे से बैठ जाएगा। आपको बार बार रिपीट करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ इसके वीडियो जो हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट के पहले अपलोड किए हुए हैं, प्लीज़ उनको जाके उनको एक बार देखिए, समझिए और उसके बाद ये एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इस चैप्टर के। तो पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है वो है कविता के बहाने कविता किसके द्वारा लिखी गई है, यानी कि ये जो कविता हमारे सामने प्रस्तुत की गई है इसके कवि कौन है। आलोक धनवा, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कुंवर नारायण। तो इसकी कविता के जो कवि हैं वो है कुंवर नारायण जी। ये देखिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कविता के बहाने कविता के अनुसार चिड़िया, फूल और बच्चे क्या हैं। ये 3 चीजें कवि ने इस अपनी कविता में ली हैं जिसको कविता के साथ कंपेयर किया है। तो ये तीनों चीजें क्या हैं उनके लिए, क्या है? शब्द है, भावना है, अभिव्यक्ति के उपकरण है, या उपरोक्त सभी। तो यहां पर उन्होंने अपनी फीलिंग्स को इन तीनों चीजों के जरिए व्यक्त किया, यानी कि ये क्या है? अभिव्यक्ति के उपकरण है, यानी कि अपनी बात को प्रकट करने के लिए उन्होंने एक उपकरण मात्र यानी कि एक ऑब्जेक्ट के तौर पर लिए हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कविता के बहाने कविता में किसके अस्तित्व पर विचार किया जा रहा है। इस पूरी कविता में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन, क्या, कैसा है, क्या चीज है वो प्रकृति है, मनुष्य है, कविता है, या उक्त सभी है, यानी कि हम सभी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सही क्या है? हम इस कविता में कविता के अस्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं कि कविता कैसी होती है, कैसे उड़ती है, कैसी महकती है, कैसे इधर उधर खेलती कूदती है। हमने इस पूरी कविता में कविता के अस्तित्व के बारे में बात करी है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कविता के बहाने कविता में कविता को किनके साथ समानता या असमानता बताई गई है, यानी कि किन चीजों के साथ कंपेयर किया गया है कविता को क्या क्या चीजों के साथ कंपेयर किया गया है। वो चीजें हैं घर, फूल और खेल, चिड़िया, खेल, बच्चे, चिड़िया, फूल, बच्चे, या घर, चिड़िया, बच्चे। तो यहाँ पर जो 3 चीजें ली गई हैं जिनके साथ कविता को कंपेयर किया जा रहा है, यानी कि उनकी समानता किसके साथ, किसके जैसी है और किसके जैसे नहीं है, वो चीजें हैं चिड़िया, फूल और बच्चों के साथ उसे कंपेयर किया गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कविता के बहाने कविता के आधार पर बताइए कि प्रकृति कवि के लिए क्या है। प्रकृति, उन्होंने यहाँ पर प्रकृति की बहुत सारी चीजें ली हैं। क्या क्या चीजें ली हैं? चिड़िया है, फूल हैं, बच्चे हैं, ये सभी क्या है? प्रकृति से रिलेटेड है। तो ये जो चीजें ली हैं वो क्या है कविता के लिए, मतलब कवि के लिए क्या चीजें उन्होंने किस तौर पर इस्तेमाल किया है? एक साधन के तौर पर, एक लक्ष्य के तौर पर, एक उद्देश्य के तौर पर, एक शब्द के तौर पर। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है? उन्होंने ये सारी चीजें प्रकृति को एक साधन के तौर पर इस्तेमाल किया है। साधन, किस चीज का साधन बनाया उन्होंने? अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए साधन के तौर पर प्रकृति का इस्तेमाल किया है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया है? कविता के अस्तित्व पर विचार करती हुई कविता के बहाने कविता क्या निष्कर्ष प्रस्तुत करती है, यानी कि जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के बाद हमें क्या चीज समझ में आती है, कविता क्या है, ये हमें क्या चीज समझ में आती है। कविता के अस्तित्व पर आज गहरा संकट है, हमें ये समझ में आता है। अब कविता लिखना व्यर्थ है, यानी कि अब कविता जो कोई भी लिखेगा वो बेकार लिख रहा है, ये निष्कर्ष निकलता है। कविता कालजयी होती है, यानी कि
कविता आज लिखी जाएगी, लाखों सालों बाद भी वो बनी ही रहेगी। मतलब कभी उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, वो हमेशा बनी रहती है। और जैसी आज है वैसी आज से हजारों साल बाद भी वैसी ही रहेगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर हमने क्या निष्कर्ष निकाला ये कविता पढ़ने के बाद में, कि कविता कालजयी होती है। फूल खिलने के बाद मुरझा जाता है, चिड़िया की भी एक लिमिटेशन तक उड़ सकती है, लेकिन कविता कहीं पे भी जा सकती है, क्योंकि वो तो सोच में होती है। कविता कहीं पे भी जा सकती है, कहीं पे भी पहुंच सकती है। फूल एक समय मुरझा जाएगा, लेकिन कविता जो खिलेगी वो हमेशा खिली रहेगी और हमेशा अपनी सुगंध फैलाती रहेगी। तो इस तरीके से हम इस पूरी कविता पढ़ने के बाद क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि कविता कालजयी होती है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कविता पढ़ते और लिखते समय काल के बंधन टूट जाते हैं, और बच्चों के खेलते समय जब हम कविता लिखते हैं तो समय का जो बंधन होता है वो टूट जाता। ठीक है, समय का कोई ज्ञान नहीं रहता। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? देखिए, हम अभी लिखने बैठे हैं, हम काफी टाइम से लिखते रहेंगे, हमें समय का ज्ञान नहीं रहता। उसी तरीके से क्या होता है, कविता आज लिखी जाएगी, आज जो पढ़ रहा है उसके लिए आज कविता उतनी ही फ्रेश है, जैसे हजारों साल बाद अगर कोई पढ़ेगा तो उसे भी उतनी ही फ्रेश लगेगी। ये नहीं कि वो बासी हो जाए, मुझको बेकार हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो ये काल के बंधन टूटने का मतलब हो गया। अब क्या है, बच्चे खेलते समय किस चीज का क्या टूटते हैं? धर्म जाति के बंधन टूट जाते हैं, यानी कि जब बच्चे खेलते हैं तो किसी तरह के धर्म या जाति नहीं रह जाती। भेदभाव के सभी बंधन टूट जाते, किसी तरह का भेदभाव नहीं रहता, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, ऊंच नीच, जात पात, जितने भी भेदभाव होते हैं सभी टूट जाते हैं। संकीर्णता के बंधन टूट जाते हैं। संकीर्णता मतलब किसी एक दायरे में अगर कोई चीज बंधा होती है तो वो दायरा भी टूट जाता है। होता है ना कि नहीं भैया इस घर की बाउंड्री के बाहर नहीं जाना है, तुम्हें अपने घर के बाहर नहीं जाना है। जब बच्चे खेलते हैं तो खेलते खेलते वो सारे बंधन वो भी टूट जाते हैं। वो खेलते समय कहां से कहां पहुंच गए, किसी की सोच जो होती है वो भी टूट जाती है। तो ये सब चीजें बंधन टूट जाते हैं। उक्त सभी विकल्प सही है। तो जब बच्चे खेलते हैं तो ऊपर वाले ये जितने बंधन दिए हैं ये सभी टूट जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 क्या दिया है? कविता के बहाने कविता में कवि की भाषा कैसी है? कवि के, अब आप जैसे हमने तो ये क्वेश्चन पूछा, अब आप पूछोगे कि कहां से लिया गया। सिंपल, जब आप पढ़ोगे, चैप्टर पढ़ते हो अपनी बुक से, तो कवि का जो परिचय है, जीवन परिचय है, उनका काव्य परिचय है और पाठ का जो सारांश है, ये सब चीजें आपका पढ़ना जरूरी है। जब आप ये सब चीजें ध्यान से पढ़ोगे तो इस तरीके के सभी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस उसके अंदर से भी आ सकते हैं। तो जब भी आप कोई भी चैप्टर के एमसीक्यूज के बारे में पढ़ना या समझना चाह रहे हो तो आप पूरा चैप्टर पढ़ने की कोशिश करिए, कोई एक लाइन भी मिस नहीं करिए, क्योंकि किसी भी एक लाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, उनकी भाषा कैसी है? अलंकारिक भाषा शैली है, यानी कि उसमें अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। तत्सम भाषा यानी तत्सम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। सरल सहज भाषा शैली है, कलात्मक भाषा शैली है। तो कविता के बहाने जो कविता हमारे सामने प्रस्तुत करी है कुंवर नारायण जी ने, उसमें कवि की भाषा सरल व सहज भाषा शैली का इस्तेमाल उन्होंने किया है। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? कविता के बहाने कविता में किस प्रकार के शिल्प का प्रयोग किया गया है? यानी कि हमको अगर कोई चीज समझाई जा रही है तो वो किस तरीके से समझाई जा रही है? क्या मतलब? यानी परिष्कृत भाषा के जरिए, मतलब भाषा को बहुत आधुनिकता के तौर पर, बहुत ही आधुनिक शब्दों का इस्तेमाल, बहुत ही अच्छे तरीके से गढ़ के हमें समझाया जा रहा है कि कविता में क्या क्या हो रहा है। बिंब विधान है। बिंब विधान का तात्पर्य क्या है? मतलब कोई चीज हमें दिखा के समझाई जा रही है, कोई चीज हम स्पर्श करके महसूस कर रहे हैं, कोई चीज सूंघ के महसूस कर रहे हैं, कोई चीज सुन के महसूस, जैसे चिड़ियों का चहचहाना वो श्रव्य बिंब होता है, कोई चीज देखना दृश्य बिंब होता है। तो ये सब चीजें क्या है? कोई चीज अगर हम स्पर्श करके यानी छू के महसूस कर रहे हैं तो वो स्पर्श बिंब होता है। तो ऐसे हम कविता में इस तरीके से हम कोई चीज समझ रहे हैं। अलंकार प्रयोग, यानी कविता में बहुत तरीके से अलंकारों का इस्तेमाल किया गया है। बहुत सारे अलंकार का इस्तेमाल किया जाता है। अनुप्रास अलंकार हो गया, यमक हो गया, उपमा हो गया, बहुत सारे अलंकारों का इस्तेमाल करके इस चीज समझाई जा रही है। या प्रतीक शैली है, यानी कि किसी चीज को हमारे सामने रख कर
प्रतीकात्मक तौर पे, जैसे जो दोहे होते हैं वो प्रतीकात्मक तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ऐसी भाषा शैली है। तो यहां पर जो हमारे सामने कविता है, कविता के बहाने, ये हमको बिंब शैली के जरिए समझाई जा रही है, यानी बिंब विधान यहां पर है। अब बिंब विधान कैसे दे, हम आपको बता दें। यहां पर चिड़िया की उड़ान, तो अब उड़ान कैसे होगी, हमारा दृश्य बिंब होगा। अब फूल का खिलना, ठीक है, उसकी कोमलता, अगर कोमलता होगी तो स्पर्श बिंब से होगी। उसका महकना, वो क्या होगा, हमारा नाक से सूंघना होगा, आपका ये चीज हो गया। तो यहां पर चीजें क्या, हम अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल, जहां पर हम अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके कविता को पढ़ें या समझें, तो वो बिंब विधान रहता है। तो इसका क्या है, ये बिंब विधान के जरिए इस कविता को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। अब है प्रश्न संख्या 10। कविता किसके बहाने एक उड़ान है? किसके बहाने उड़ान है? फूलों के बहाने, चिड़िया के बहाने, बच्चों के बहाने, या पंखों के बहाने? तो क्या है, चिड़िया के बहाने कविता एक उड़ान है। अब है क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 के लिए हमारे सामने क्या आया, हमारे सामने एक काव्यांश रखा गया है। अब देखिए, जब भी आपके एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा तो एक काव्यांश रखा जाएगा, पूरी पूरी कविताएं तो नहीं रखी जाएंगी। तो जब भी आप पढ़ोगे तो कविता भी पढ़िए, ताकि आपको ये पता रहे कि ये कविता किस पाठ से पूछी गई है, इसके कवि कौन है। तो कैसे आएगा ये हम आपको दिखाते हैं। क्या है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो काव्यांश नंबर 1 क्या है हमारे पास, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो इसी पर हमारे पास आधारित प्रश्न है। क्या है, इस काव्यांश के आधार पर बताइए कि कविता और चिड़िया में किस गुण की समानता है। दोनों में क्या चीज है जो एक जैसी है? क्या है, दोनों पंख लगाकर उड़ सकते हैं, दोनों ही उड़ान भर सकते हैं, दोनों कल्पना कर सकते हैं, दोनों कविता लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर काव्यांश में देखें तो चिड़िया भी उड़ सकती है और कविता भी उड़ सकती है। तो सही क्या होगा, दोनों ही उड़ान भर सकते हैं। ये दोनों यानी चिड़िया और कविता के बीच समानता है। अब है प्रश्न संख्या 12। 12 में क्या दिया है, चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ती है? चिड़िया उड़ रही है पंखों के सहारे, और कविता किसके सहारे? पंख के सहारे, विचार के सहारे, कल्पना के सहारे, या शब्द के। तो कविता किसके सहारे उड़ती है? कल्पना के, आपकी इमेजिनेशन पावर के जरिए उड़ती है। अब उन्होंने बोला कि चिड़िया जो है बहुत ऊपर उड़ रही है, अब कविता कैसे उड़ेगी? अब हम कविता को अगर हम उड़ाना चाहें तो वो तो हमारी कल्पनाओं में ही उड़ेगी ना, एक्चुअल में तो नहीं उड़ती वो। तो हम अपनी इमेजिनेशन पावर के थ्रू उसको उड़ा सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कविता में चिड़िया का वर्णन करने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य है? वो क्यों हमें चिड़िया को सामने लेकर आया, इसके जरिए वो उन्होंने ऐसा क्यों किया कि चिड़िया को सामने रखकर हम वो क्या चीज प्रूफ करना चाहते थे? कल्पना करना चाहते थे इसलिए उन्होंने चिड़िया को सामने रखा, वो उड़ान भरना चाहते थे इसलिए रखा, अपने मन के भावों को व्यक्त करना चाहते थे, यानी कि उनके मन के अंदर जो फीलिंग्स थी वो उसे व्यक्त करना चाहते थे, या अलंकार का प्रयोग करना चाहते थे। तो यहाँ पर अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने चिड़िया का सहारा लिया है। भाई वो तो कविता कर रहे थे, तो कविता को कैसे व्यक्त करें? अब उड़ान के तौर पे तो हम चिड़िया को ही ले सकते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए चिड़िया का सहारा लिया। अब है क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कविता और चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है? अभी तो सिमिलैरिटी देखिए, दोनों में सिमिलर क्या था कि दोनों उड़ान भर सकते थे, लेकिन इन दोनों की उड़ान में अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है? चिड़िया दूर तक उड़ सकती है और कविता किताब के पन्नों तक उड़ सकती है, ये सही है। चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है जबकि कविता की उड़ान असीम है, यानी कि चिड़िया की लिमिटेशन है, मगर कल्पना जो हमारी कविता है इसकी ये अनलिमिटेड, ये कहीं पे भी घुस सकती, कहीं पे भी जा सकती है। चिड़िया पंखों के सहारे उड़ती है और कविता कल्पना के सहारे उड़ती है।
खा और गा दोनों सही है। अगर हम ये जितने भी वक्तव्य हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं अगर इनमें देखें तो हमारा खा और गा ये दोनों ही सही है। मतलब चिड़िया की उड़ान सीमित होती है और कल्पना असीमित तौर पर उड़ती है। चिड़िया पंखों के सहारे उड़ती है और कविता कल्पना के सहारे उड़ती है। इसलिए ये दोनों वक्तव्य सही है, तो हम क्या करेंगे, खा और गा पर सही लगाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, कविता की उड़ान को कौन नहीं समझ सकता। काव्यांश के आधार पे बताना है, ये ध्यान रखिएगा। जो काव्यांश हमारे सामने प्रस्तुत किया गया उसी पे आधारित ये प्रश्न चल रहे हैं हमारे। तो कौन नहीं समझ सकता, तो पाठक, आलोचक, कवि या चिड़िया। तो यहां पर कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती। क्या, कविता की उड़ान चिड़िया क्या जाने, अर्थात चिड़िया उस उड़ान को नहीं समझ सकती। अब हमारे पास आएगा हमारा दूसरा काव्यांश। दूसरा काव्यांश क्या है, फिर आपको काव्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। मतलब कोई माने नहीं है तब भी महक रही है कविता, इस महक का फूल क्या जाने, इसको फूल कैसे समझ सकता है। तो यहां पर क्या दिया है, कविता और फूल दोनों में क्या समानता है। अब दोनों में एक जैसी चीज क्या है, दोनों खिलते और मुरझा जाते हैं। मतलब कि दोनों ही खिलते हैं, दोनों ही मुरझा जाते हैं, दोनों ही खिलते और महकते हैं, दोनों ही मन में खुशी उत्पन्न करते हैं, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे काव्यांश के आधार पर हमें बताना है क्या, दोनों ही खिलते और महकते हैं। कविता खिलती है मगर मुरझाती नहीं, फूल खिलता है मगर मुरझा जाता है। लेकिन यहां पर क्या है, दोनों खिलते हैं और महकते हैं। तो सही है, दोनों ही खिल रहे हैं और महक रहे हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या है, फूल की अंतिम परिणति क्या होती है। मतलब उसकी अंतिम चरण सीमा क्या होती है, खिलना, महकना, मुरझाना या ताजगी भरना। तो आखिर में फूल क्या होता है, वो तो मुरझा जाता है, यानी उसकी अंतिम परिणति क्या है कि वो मुरझा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या है, बिना मुरझाए कौन महकती है। कौन मुरझाता नहीं और हमेशा महकता रहता है, चिड़िया, बच्चे, फूल या कविता। कविता क्या है, वो कभी मुरझाती नहीं और हमेशा महकती रहती है। तो इस लाइन का तात्पर्य होता है मुरझाना नहीं, मतलब कविता कभी भी खत्म नहीं होती, समाप्त नहीं होती, बासी नहीं लगती, और हमेशा महकती। कोई भी पढ़े, आज अगर हम कविता पढ़ रहे हैं और आज से हजारों साल बाद भी अगर कोई व्यक्ति कविता पढ़ता है तो भी वो वैसे ही फ्रेश जो है महकेगी। जो आज मतलब निकल रहा है वो भी हजारों साल बाद वही मतलब निकलेगा, तो वही सही होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या है, कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती, इस कथन का क्या आश्रय है। ये कथन क्या बताता है, हमें क्या चीज समझाना चाह रहा है। कविता कालजयी होती है, मतलब वो कभी खत्म ही नहीं होती, हमेशा चलती रहेगी, जैसी है वैसी ही बनी रहती है। कविता का प्रभाव सदियों तक बना रहता है, वो हमेशा वैसी ही रहती है जैसी आज लिखी जाए, उसका प्रभाव जैसे आज पड़े वैसे सदियों बाद भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। कविता का सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता, उसमें जिन शब्दों का इस्तेमाल, अलंकार, भाषा, संधि, तत्सम, तद्भव, जिस भी चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका प्रभाव वैसा ही बना रहता है जैसा आज है। उपरोक्त सभी, तो यहां पर क्या होगा, उपरोक्त सभी सही, यानी कि कविता हमेशा ऐसी ही रहती है, ये सारे ही कथन यहां पर सही हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या दिया है, कविता और फूलों के महकने में क्या अंतर है। कविता और फूल जो महकते हैं इनमें अंतर क्या होता है। फूलों की महक महसूस कर सकते हैं परंतु कविता की नहीं। कविता की महक तो आती नहीं हमें, तो उसको नहीं महसूस कर सकते। फूलों की महक सीमित होती है और कविता की असीम। मतलब एक सीमित होता है फूल, जैसे यहाँ खिला तो थोड़ी दूर तक महक जाएगी, मगर कविता जब खिलती है तो वो बहुत दूर तक महकती है। फूल कुछ समय के लिए महकते हैं और कविता की महक कालातीत होती है, यानी कि फूल कुछ समय के लिए खिलेगा, मुरझा जाएगा, बेकार हो जाएगा, लेकिन कविता हमेशा महकती रहती है, हमेशा, उसका कुछ अंत नहीं होता।
तो यहाँ पर क्या है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर खा और गा दोनों ही सही है। कौन सा सही है, खा और गा। पहला नहीं सही है, क्यों, क्योंकि फूलों की महक को हम महसूस कर सकते हैं कविता की महक को भी तो हम महसूस करते हैं, पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो खुशबू आ रही है, जो चीजें आ रही है, तभी तो हम बिंब प्रधान क्या होता है, मतलब उसी चीज को तभी तो हम महसूस कर सकते हैं। तो पहला वाला गलत है, बाकी दोनों हमारे सही हैं। कौन से, खा और गा हमारे दोनों सही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 के लिए हमारे पास में क्या है, अब तीसरा काव्यांश हमारे सामने आया है। क्या है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो अब ये तीसरे जो काव्यांश में, इसमें बच्चों के साथ कविता को कंपेयर किया गया है। अब इसमें हमसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं, काव्यांश के अनुसार कविता और बच्चे में क्या समानता है, दोनों में क्या चीजें एक जैसी हैं, दोनों खिल सकते हैं, दोनों हंस सकते हैं, दोनों रो सकते हैं, दोनों खेल सकते हैं। तो काव्यांश के अनुसार क्या है, दोनों खेल सकते हैं, यानी कि कविता भी खेल सकती है और बच्चे भी खेल सकते हैं। ये दोनों ही समानता है इन दोनों के अंदर। अब है क्वेश्चन नंबर 22। क्या है, बच्चों के खेल की क्या विशेषता है, बच्चों के खेल में क्या चीजें बहुत अच्छी होती हैं। वे खेलते समय लड़ते झगड़ते हैं, वे खेलते समय विभिन्न घरों का भेदभाव मिटा देते हैं, वे खेलते समय शैतानी करते हैं, उपरोक्त सभी से हैं। तो यहां पर क्या आप ध्यान देंगे, यहां पर क्या है, वे खेलते समय विभिन्न घरों के भेदभाव को मिटा देते हैं। यही चीज तो हमारे काव्यांश में दी गई है, वही चीजें हमें यहां पर बताएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, कविता किसके सहारे खेलती है, किसके सहारे खेल रही है, खिलौने के सहारे, घरेलू सामान के, घरों के, या शब्दों के। बच्चे खेलते हैं कैसे, अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, खिलौने से खेलते हैं। तो कविता कैसे खेलती है, कविता शब्दों के सहारे खेलती है, उसमें शब्द कैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसी के सहारे वो खेलती है। सॉरी। अब है क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या है, मनुष्यों के बीच की दूरी कौन मिटाता है, कविता, बच्चे, कविता या चिड़िया, फूल, प्रश्न। तो यहां पर क्या है, यहां जो मिटाते हैं दूरियां मनुष्यों के बीच की, वो है बच्चे। भाई मनुष्यों में बहुत भेदभाव होते हैं, लेकिन बच्चे इन भेदभावों को नहीं मानते और इसके परे कहीं जाकर खेलते हैं। तो ये सारी दूरियां बच्चों के जरिए मिट जाती हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या है, बिना मुरझाए महकने के माने, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया, अलंकार कौन सा इस्तेमाल किया गया है। यमक अलंकार। यमक अलंकार कहां पर होता है, जहां एक जैसे शब्द दो बार इस्तेमाल किए जाएं मगर दोनों के अर्थ अलग अलग हो। तो यहां पर देखिए कोई शब्द एक जैसा दो बार इस्तेमाल नहीं किया गया, तो यमक अलंकार नहीं है। रूपक में हम देखेंगे, देखिए यहां पर कोई भी विशेषण या विशेष जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले कोई शब्द हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे भी नहीं है। अब उपमा अलंकार, उपमा यानी कि हम किसी से समानता दिखाते हैं, तो उनके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उपमा अलंकार की पहचान होती है, वो है सा, सी, से, सम, सदृश जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे किसी भी शब्द को हम इस पंक्ति में नहीं देख रहे हैं, इसलिए उपमा अलंकार भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है, जहां पर एक ही वर्ण कई बार इस्तेमाल, ये देखिए माँ, माँ और माँ। माँ वर्ण जब कई बार इस्तेमाल किया गया, यानी कि एक वर्ण जब कई बार इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहां पर क्या है, हमारा अनुप्रास अलंकार है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 में क्या है, कविता किसके बहाने एक उड़ान है, किसके बहाने उड़ान है, अतीत, बालक, चिड़िया या प्रेमिका। तो यहां चिड़िया के बहाने, कविता किसके बहाने एक उड़ान है, चिड़िया के बहाने एक उड़ान है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, कविता फूलों के बहाने क्या है, फूलों के बहाने क्या है, गिनना, खिलना, मुरझाना या बहकना। यहां पर फूलों के बहाने खिलना है, जैसे फूल खिलता है वैसे ही कविता भी खिलती है, अर्थात जन्म लेती है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, कविता किसके बहाने खेल रही है, किसके बहाने खेलती है, बच्चे के बहाने, खिलौनों के बहाने,
पेंच के बहाने, पेंच अर्थात मतलब पतंग को पेंच देते, भाषा के बहाने। तो यहाँ पर क्या दिए है, कविता बच्चे के बहाने खेलती है, अर्थात बच्चे जिस तरीके से खेलते हैं उसी तरीके से कविता भी खेलती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सब घर एक कर देने का क्या आश्रय है। पंक्ति इस्तेमाल की गई नहीं ना, सब घर एक कर देना, तो इसका मतलब क्या हुआ, भेदभाव नहीं रखना, तोड़फोड़ करना, सीमा में रहना या शोर मचाना। तो सब घर एक कर देने से आश्रय है भेदभाव नहीं रखना, अर्थात होते ना कोई दूसरे धर्म के लोग हैं आपको वहां नहीं जाना, कोई दूसरी जाति के लोग हैं वहां नहीं करना, लेकिन बच्चे सारे घर एक कर देते, मतलब सब घर आते जाते खाते पीते खेलते हैं, यानी कि सब तरह के भेदभावों को मिटा देते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य। कविता के जो पंख लगा के उड़ती है इसका मतलब क्या हुआ। व्यर्थ लिखना है, शब्द अर्थ में विसंगति है, यानी कि जो शब्द और अर्थ लिए गए हैं उनमें मेल नहीं बैठ रहा है, कल्पना करना है या स्पष्ट करना है। तो यहां पर कविता के पंख लगाकर उड़ने का मतलब है कि कल्पना करना। कविता क्या है, वो कल्पना के पंख लगाती है और उड़ती है। हम अपनी इमेजिनेशन के थ्रू कविता को कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। मान लीजिए सपोज अभी हम यहाँ खड़े हैं, हमारे मन में कविता आए कि हम बारिश का, अभी बाहर बहुत गर्मी है, बहुत धूप हो रही है, लेकिन हमें बारिश की याद आ रही है, तो हमारे मन में कविता बन गई। तो अब हमने कल्पना में ही बारिश की उड़ान क्या करी, हमने कविता को उड़ा दिया, कहाँ, बारिश के बीच में। तो यहाँ पर हमने कविता को पंख लगा दिए, किसके लगाए, कल्पना के पंख लगाए और वो बारिश के बीच उड़ गई। अब है क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, फूल कविता से कम प्रभावशाली किस प्रकार है। फूल और जैसे फूल खिलता है वैसे कविता खिल रही है, लेकिन फूल कम प्रभावशाली है मगर कविता ज्यादा प्रभावशाली है, ऐसा क्यों है। क्योंकि फूल मुरझाते हैं, क्योंकि कविता मुरझाती है। का और खा सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो अब कौन क्या, क्यों फूल क्यों कम प्रभावशाली है, क्यों, क्योंकि फूल मुरझा जाते हैं, वो मुरझा जाते हैं, इसलिए जो है वो कम प्रभावशाली है, और कविता कभी भी मुरझाती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 में हमारे पास क्या है, कविता के बहाने कविता में कवि की भाषा शैली कैसी है, किस तरीके की भाषा शैली इस्तेमाल करी गई है। बिंब प्रधान है, प्रतीक शैली है, अलंकार है, सरल है या सहज है। तो यहाँ पर जो शिल्प इस्तेमाल किया था जैसे मैंने बताया था वो बिंब प्रधान था, लेकिन भाषा शैली कैसी है, सरल और सहज भाषा शैली है हमारी। अब है क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया गया है, कुंवर नारायण का जन्म किस सन में हुआ था। कब हुआ था उनका जन्म, 1926, 1927, 1928 या 1929। तो यहाँ पर जो है कुंवर नारायण जी का जन्म हुआ था 1927 में, 1927 में उनका जन्म हुआ था। अब है क्वेश्चन नंबर 34 में हमारे पास क्या है, कुंवर नारायण द्वारा रचित प्रबंध काव्य क्या है। उन्होंने प्रबंध काव्य भी लिखा है। अब ये जो हमारे सामने आ रहा है ये कवि परिचय से है, कवि परिचय है, उनकी काव्य शैली है, उनकी भाषा शैली, जो भी उनकी परिचय के नीचे जो दिया रहता है उसको पढ़िए, उसमें उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में दिया रहता है। तो कुंवर नारायण द्वारा रचित प्रबंध काव्य है रश्मिरथी, उर्वशी, आत्मजयी या कामायनी। तो यहां पर उनकी जो प्रबंध काव्य है वो है आत्मजयी। क्वेश्चन नंबर 35, कुंवर नारायण को किस कवि के नाम पर सम्मान मिला था, उनको सम्मान प्राप्त हुआ, तो किस कवि के नाम का सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ था। तुलसी, सूरदास, रैदास या कबीर। उन्हें कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया था, कबीर के नाम का जो सम्मान है उससे उन्हें सम्मानित किया गया था कुंवर नारायण जी को। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, कविता के बहाने कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है। काव्य संग्रह मतलब उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, तो अब कौन सा काव्य संग्रह है जिससे इस कविता को निकाल के हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है।
इन दिनों कोई दूसरा नहीं अपने सामने या चक्रव्यूह। तो ये जो कविता के बहाने जो कविता है, ये इन दिनों काव्य संग्रह के जो काव्य संग्रह है उससे हमारे सामने निकालकर प्रस्तुत की गई है। अब है क्वेश्चन नंबर 37। कुंवर नारायण किस संवेदना के कवि हैं? संवेदना कौन सी, मतलब उनके अंदर जो फीलिंग्स है वो क्या चीजें हैं? वो सहज है, नागर है, करवाई है या व्याकुल है? अब ये सब चीजें क्या हैं हम आपको बता दें। संवेदना मतलब जो फीलिंग आती है वो किस चीज से रिलेटेड रहती है। अब जैसे हम ये कविता पढ़ रहे हैं तो अब आप यहां पर ये देखोगे कि इन्होंने क्या चीजें देखी हैं कि मनुष्य के आसपास जो प्रकृति है उन सब चीजों को फीलिंग, या कविता के बारे में है। कविता कौन जन्म देता है? मनुष्य जन्म देता है कविता को। तो ये क्या है? मनुष्य से रिलेटेड है। तो यहाँ पर उनकी जो क्या कहते हैं संवेदनाएं हैं वो किससे प्रभावित हैं? नागर शैली, नागर से प्रभावित है उनकी संवेदनाएं, नागर। अब ये सब आपको हमने अब बताया ना, काव्यगत विशेषताओं पे जब उतरेंगे, आप कविता से पाठ से रिलेटेड पाठ परिचय पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी। तो ये कुंवर नारायण नागर संवेदना के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है? कविता की शक्ति दिखाने के लिए कवि ने किन किन उदाहरणों का सहारा लिया है? क्या क्या चीजों का उदाहरण लिया ताकि कविता जो है वो ज्यादा प्रभावशाली हमको दिखाई दे? चिड़ियों की उड़ान का सहारा लिया, फूलों के खिलने का सहारा लिया, बच्चों के खेलने का सहारा लिया, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर इन तीनों का ही सहारा उन्होंने लिया कविता की शक्ति को दिखाने के लिए, कि कविता कैसी शक्तिशाली होती है ये दिखाने के लिए उन तीनों का ही इन्होंने सहारा लिया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? उपर्युक्त सभी हमारे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? कविता के बहाने कविता में किसके अस्तित्व पर विचार किया गया? किसके बारे में हमने इसमें बात करी है? मनुष्य के बारे में, प्रकृति के बारे में, कविता के बारे में, या उपरोक्त सभी में? तो यहां पर हमने कविता के अस्तित्व के बारे में इस कविता में बात करी है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? कविता पढ़ते और लिखते समय काल के बंधन टूट जाते हैं और बच्चों के खेलते समय क्या टूटता है? धर्म के बंधन टूट जाते हैं, भेदभाव के बंधन टूट जाते हैं, संकीर्णता के बंधन टूट जाते हैं, उपरोक्त सभी टूट जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? उपरोक्त सभी। जब बच्चे खेलते हैं तो चाहे धर्म हो, भेदभाव हो, या छोटी सोच हो, इस जैसे जितनी भी चीजें होती हैं वो सभी टूट जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? कवि कुंवर नारायण का जन्म कहां हुआ था? उनका जन्म कहां हुआ था? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, या मध्य प्रदेश? तो कुंवर नारायण जी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? कुंवर नारायण ने काव्य लेखन की शुरुआत कब करी? यानी कि उन्होंने काव्य लिखना कब से शुरू किया? 1949, 1950, 1955, 1970। तो उन्होंने काव्य लिखना शुरू किया था 1950 में। यानी कि कविताएं करना, लिखना कब उन्होंने शुरू किया? वो 1950 में उन्होंने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? निम्नलिखित में कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? यहाँ पे बहुत सारी रचनाएं दी गई हैं, तो कुंवर नारायण की कौन सी इसमें रचना है? चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, आत्मजयी, आकारों के आसपास, आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार, उपरोक्त सभी। तो यहां पर ये जितनी रचनाओं के नाम दिए हैं ये सभी कुंवर नारायण जी की ही हैं। तो यहां पर हम लिखाएंगे उपरोक्त सभी। अब यहां पर उनकी हम सारी रचनाएं आपके लिए ले आए हैं, आप इनको अच्छे से देख लीजिए। अगर इनमें से कोई एक भी रचना आपसे पूछी जाती है तो आपको ये पता रहेगा कि ये रचना कुंवर नारायण जी की है। तो ये सभी रचनाएं कुंवर नारायण जी की ही है, इसलिए हमने उपरोक्त सभी पर टिक किया है। अब है क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? कुंवर नारायण जी ने कौन से पुरस्कार प्राप्त किए? उन्हें कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, उपरोक्त सभी। तो यहां पर कुंवर नारायण जी को उपरोक्त सभी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।
तो ये ध्यान रखिए, जितने भी सम्मान हैं सभी हैं, इनके नाम आप ध्यान से देख लीजिए। अगर एग्जाम में कोई एक भी नाम आता है तो आपको ये पता रहेगा कि कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, कुंवर नारायण जी ने कविता के अलावा और कौन सी विधा में लेखन कार्य किया है? उन्होंने काव्य लिखा है, उन्होंने गद्य भी लिखा है। तो वो कौन कौन सी विधाएं, आपको जैसे पता है काव्य में भी अलग अलग विधाएं होती हैं, गद्य में भी अलग अलग विधाएं होती हैं, तो वो कौन कौन सी विधाओं में उन्होंने कार्य किया है? चिंतन परक लेख लिखे हैं, ठीक है, कहानियां हैं, सिनेमा तथा अन्य कलाकारों की समीक्षाएं लिखाई हैं। समीक्षाएं मतलब आप आलोचनाएं लिख सकते हैं। उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने इन सभी विधाओं में कार्य किया है, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, उपरोक्त सभी। तो कहानियां भी लिखी हैं, चिंतन परक बोलते हैं जिनको उनको लेखन कार्य भी वो किया है उन्होंने, सिनेमा और कलाकारों पर आलोचनाएं समीक्षाएं लिखी हैं, तो ये सभी विधाएं उनके द्वारा लिखी गई हैं, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, आलोचकों के मत के अनुसार कुंवर नारायण की कविताओं में क्या मिलता है? आलोचक जो होते हैं ना, हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो हमको अगर बहुत सारे अप्रिशिएट करते हैं तो हमारे काम में बहुत सारे लोग खामियां भी निकालते हैं। तो अब उन खामियां निकालने वालों के हिसाब से उनकी कविताओं में क्या मिलता है, क्या चीजें हैं जो उनके मिल जाता है? संयम, परिष्कार, साफ सुथरापन या उपरोक्त सभी। तो यहां पर आलोचकों का मत था कि कुंवर नारायण जी की कविताओं में ये सभी कुछ मिलता है, मतलब संयम भी है, परिष्कार भी है और साफ सुथरापन भी है। ये सारी चीजें उन्हें देखने को मिलती हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, कवि कुंवर नारायण को साहित्य जगत के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 2005, 2004, 2006 या 2009? तो उन्हें 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, कुंवर नारायण जी की पहली रचना कौन सी थी? उन्होंने सबसे पहली रचना अपनी कौन सी करी थी? अपने सामने, आज और आज से पहले, चक्रव्यूह या मेरे साक्षात्कार। तो उनकी सबसे पहली जो रचना थी वो थी चक्रव्यूह। ये ध्यान रखिए भाई, उन्होंने बहुत सारी रचना, लेकिन सबसे पहला कोई तो चीज होगी जो लिखा होगा उन्होंने, तो सबसे पहले उन्होंने लिखी थी चक्रव्यूह। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है, नारायण जी की प्रथम रचना चक्रव्यूह किस सन में लिखी गई? अब उन्होंने पहली रचना लिखी तो मगर वो किस सन में लिखी? 1955, 1956, 1957 या 1958? तो उन्होंने अपनी जो पहली रचना लिखी वो कब लिखी थी? 1956 में उन्होंने अपनी पहली रचना चक्रव्यूह लिखी थी। अब कौन सी देखिए पहली रचना है और किस सन में लिखी गई, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी होंगी। अब है क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया है, कुंवर नारायण जी के मूल विधा क्या रही है? मूल विधा मतलब उन्होंने बहुत सारी विधाओं में लिखा, जैसा हमने देखा चिंतन पर लेख भी लिखे हैं, उन्होंने फिल्मी और जो है कलाकारों की समीक्षाएं लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने क्या कौन सी विधा में लेखन कार्य करना पसंद किया है और जिनमें बहुत ज्यादा लेखन कार्य किया भी है, तो वो कौन सी विधा है? कहानियां हैं, आलोचना है, कविताएं हैं या निबंध है? तो उन्होंने सबसे ज्यादा जो लेखन कार्य जिस विधा में किया है वो है कविताएं। ये इनका पसंदीदा विधा भी रही है और इसी विधा में उन्होंने यानी बहुत सारी रचनाएं इन्होंने जो करी है वो सिर्फ कविताओं में ही करी है, तो ये इनका पसंदीदा विधा भी रही है। तो इस तरीके से हमने इस पार्ट के जो 50 क्वेश्चन थे सॉल्व में हम आपके लिए लेकर आए। आई होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर अप हो चुका होगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि कहीं से कोई चीज़ छूट जाए। लेकिन हाँ, इसको करने से पहले मैंने आपको पहले ही बताया था, MCQ सॉल्व करने या पढ़ने से पहले इसके एक्सप्लेनेशंस और इसके क्वेश्चन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को ज़रूर देख लें। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, बिल्कुल चिंतित मत होइए, उसके लिए आइए हमारी वेबसाइट magnetsbrain.com पे, जहाँ पे आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो देखेंगे किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं। तो आप हैं क्लास 12 में, आपको क्लास 12 पे क्लिक करना है। जब आप क्लास 12 पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि क्लास 12 में जितने सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं सभी सामने।
हिंदी भी हमने वहां पर है, तो हिंदी में आप देखेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम, आपके क्या कहते हैं अंतरा, आरोह, वितान और अंतराल, ये सभी बुक्स हमने पढ़ाई हुई हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है ये आरोह बुक से था। तो आप क्या करेंगे, आरोह पे जहां वॉच नाउ है यहां पर क्लिक करेंगे। वॉच नाउ पे क्लिक करते ही इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने आरोह की आ जाएगी। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर है कविता के बहाने और बात सीधी थी पर मगर। तो कविता के बहाने आप इसको क्लिक करेंगे, जैसे ही यहाँ पर इसके अंदर हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो आपके सामने होंगे। आपका एक्सप्लेनेशन पोर्शन है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है। तो आपको जो चीज़ समझनी है, आप व्याख्या देखना चाहते हैं व्याख्या पे क्लिक करिए, आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से वीडियो देखिए और अपने सभी डाउट्स को क्लियर करिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।